Once again, I welcome all the students of class 10 to this video session. In this video, we will learn something about technological and institutional reform. As we know that our 60% of population directly depend upon agriculture, and we have seen that in the previous topic that different type of farming is practiced in India. Basically आपकी primitive farming, intensive farming and your commercial farming. एक ही देश में डिफरेंट टाइप की फॉर्म फार्मिंग की जा रही है। प्रिमिटिव भी की जा रही है लाइक झूमिंग इन नॉर्थ स्टेट, उसके बाद इंटेंसिव की जा रही है और कमर्शियल भी की जा रही है। मतलब पंजाब हरियाणा में तो इतने लेवल पे की जा रही है अच्छी क्वालिटी की फार्मिंग की आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ झूमिंग की प्रैक्टिस हो रही है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के डिफरेंट टाइप की फार्मिंग हो रही है और डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। लाइक कहीं तो हम कैनाल्स यूज़ कर रहे हैं और कहीं हमें डायरेक्टली अब भी इतने साल आज़ादी के हो गए हैं उसके बाद भी हमें मानसून के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है डायरेक्टली। तो वी नीड सम रिफॉर्म्स, वी नीड सम चेंजेस एंड वी नीड सम एग्रीकल्चर मॉडिफिकेशंस। टेक्नोलॉजी में हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए। एज वी नो लाइक इंडिया तो रिनाउन है। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की जो पहली सभ्यताएं थी जिसमें एक भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले एविडेंस राइस और बार्ली के आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलते हैं। सबसे पहले इंडियंस ही थे जिन्होंने राइस और बार्ली ग्रो किया। तो अब ऐसा क्या हुआ इतना, मतलब इतने लंबे सालों बाद भी हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बैकवर्ड है। लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट। 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन नीड डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी एग्रीकल्चर पे। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का ध्यान रखते हुए वी नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसका एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। होता क्या था पहले, आज़ादी से पहले या अब भी ऐसा होता है, वी कैन सी कि जनरली जो किसान होता था वो अपना मतलब एग्रीकल्चर करने से पहले जो बेसिक टूल यूज़ करता था उसके पास इतना पैसा नहीं होता था मोस्टली किसानों के पास में कि वो अपना खुद से खरीद सके, बीज खुद से खरीद सके, जो मतलब इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं आपके एग्रीकल्चर में खुद से। तो वो क्या करता था, जो ज़मींदार होते हैं, ज़मींदार क्या होते हैं जिनके पास काफ़ी क्वांटिटी में ज़मीनें होती हैं और काफ़ी पैसा होता है। तो किसान क्या करता था, या तो उनसे ज़मीन हायर कर लेता था, किराए पे ले लेता था, या फिर अगर किसान के पास खुद की ज़मीन होती थी तो वो सीड्स ले लेता था। तो उस केस में क्या होता था, फॉर एग्जांपल किसी साल उस किसान की जो प्रोडक्शन हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई कि वो उस ज़मींदार का मतलब जो पैसा लिया है वापस कर सके। तो इस तरह कंजिक्यूटिवली 1 साल 2 साल के बाद क्या होता था, किसान के ऊपर कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता था। तो इस तरह वो किसान जमींदार के चंगुल में फंस जाता था और एक टाइम ऐसा आता था कि किसान को अपनी ज़मीन ही बेच देनी पड़ती थी जमींदार को। सो इसके लिए भी हमें, ताकि किसानों की ज़मीन उसके पास रहे, वो किसी ज़मींदार के चंगुल में ना फंसे, वी नीड सम लैंड रिफॉर्म्स। ओके, आज़ादी के बाद में हमने डायरेक्टली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे, जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसमें हमने मोर जो कंसंट्रेशन जो प्रोवाइड की वो की लैंड रिफॉर्म्स में की। ठीक है, आज क्योंकि हमारी जो लैंड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत मतलब स्पीड से ग्रो कर रही है। तो जो एवरेज होल्डिंग है पर पर्सन वो लैंड की बहुत कम हो गई है। उसकी आपको रीज़न नहीं पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ चुके हैं, कैसे आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन साइज़ कम होता जा रहा है आपकी लैंड का। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत थी ताकि आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन उसे फीड करने के लिए एम्पल अमाउंट में आपका प्रोडक्शन हो सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक इम्पोर्टेंट मेजर्स लिए हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embark upon the agriculture reforms and improve Indian agriculture in the 1960 and 1970 ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपकी प्रोडक्शन किस चीज़ की, वीट और राइस के लिए।
ठीक है, आप इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक छोटा-सा नोट बनाना और उसमें ये बताना कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और कौन पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? क्योंकि सारा कंसंट्रेशन इस एग्रीकल्चर चैप्टर का ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये क्या था? इसका आप छोटा-सा नोट्स बना लें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने कुछ एक इनिशिएटिव लिए जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट था। ओके, उसके बाद क्या था आपका, अब एक बहुत वेल डेवलप्ड और काफ़ी डेप्थ में एक प्लान तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए कि कंट्री को लेके कि कहाँ कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ मानसून के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है और कहाँ हम मतलब इरिगेशन कर सकते हैं कैनाल के ऊपर। बहुत सारे एक्सपेक्ट पे बात हुई और फिर डिफरेंट एक्शन लिए गए, लाइक जैसे कि ग्रामीण्स को मतलब बेसिकली जो किसान को हमें क्या किया, देयरफॉर इन द लेट 1980s एंड 1990 ए कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड व्हिच इंक्लूडेड बहुत इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। अब ड्रॉट की कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो क्या किया गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस देना शुरू किया। ड्रॉट ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ जाता है, जब मानसून ठीक क्वांटिटी में नहीं होता किसी एरिया में तो ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस देना शुरू किया गवर्नमेंट ने। फ्लड फ्लड की बड़ी दिक्कत आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, साइक्लोन्स जो आपका कोस्टल रीजन है उनमें साइक्लोन्स बहुत आते हैं, तो ये सारी दिक्कतें गवर्नमेंट ने टेक ओवर की और इनके लिए इंश्योरेंस देना शुरू किया। फायर आग भी लग सकती है, डिजीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक बेसिकली होते क्या हैं, ग्रामीण बैंक में होता ये है जो किसान है वो डायरेक्टली जमींदार के पास ना जाए लोन लेने के लिए, क्योंकि जैसे हम देख चुके हैं जमींदार से एक बार आपने लोन लिया और आप उसे रिपे नहीं कर पाए, दोबारा नहीं दे पाए, तो एक तरह से किसान जमींदार के चंगुल में फंसता चला जाता था और एक टाइम पर उसे अपनी ज़मीन ही बेच देनी पड़ती थी कर्ज चुकाने के लिए। तो ग्रामीण बैंक बेसिकली करते क्या हैं, ग्रामीण बैंक एक बहुत ही कम इंटरेस्ट पे किसान को लोन देते हैं और सीड अवेलेबल कराते हैं। लोन मिलता है आपका मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए किसान को, और बहुत ही कम मतलब इंटरेस्ट पे किसान को ये चीज़ अवेलेबल की जाती हैं। ये सभी जो बेसिकली मतलब किए गए थे रिफॉर्म्स वो ग्रामीण बैंक से अवेलेबल किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद वी कैन सी किसान क्रेडिट कार्ड। आफ्टर वी कैन सी दैट किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी बेसिकली है क्या, किसान क्रेडिट कार्ड एक टाइप का कार्ड है, लाइक वी यूज़ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जाता है जिससे वो क्या करता है, इस कार्ड को लेके बैंक के पास जा सकता है और बैंक उसको काफ़ी कम इंटरेस्ट पे आपका लोन देगा, 2 या 3% पे उसको लोन देगा, और जो उसका रीपे होता है मतलब वापस करने का जो समय होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किसान, वही बताया ना जैसे हमने बात की कि ज़मींदार से किस तरह बचाया जाए किसान को, वो उसके लिए आपने ग्रामीण बैंक शुरू किए। उसके बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया ताकि वो अपना खुद खुद मतलब सेल्फ रिलायंट हो सके, खुद मतलब अपने ऊपर डिपेंड करे, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, खुद ही कर्ज ले और उसको धीरे धीरे वापस कर दे। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद आता है आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इसमें PAIS ये इंपॉर्टेंट है, KCC और PAIS इंपॉर्टेंट है, आपकी फुल फॉर्म आ सकती है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। काम करते हुए किसान को अगर चोट लग जाती है तो उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। उसके बाद क्या है, स्पेशल वेदर बुलेटिन एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कभी हैवी रेन होने वाली है किसी एरिया में, कहीं साइक्लोन्स आने वाले हैं, तो क्या है टीवी और रेडियो में आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं, उस पे अपडेट आ जाते हैं किसानों के पास कि अगले 3-4 दिन में हैवी रेनफॉल होने के, ताकि किसान थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ और उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें कि कब उन्हें फील्ड पे जाना है, क्या ग्रो करना है, ताकि एक उन्हें आइडिया हो, ताकि वो अपनी जो प्रोडक्टिव फसल है उसे डैमेज से बचा सके। तो इस तरह के वेदर बुलेटिन अभी आने शुरू हो गए। मैंने खुद देखा है कि हरियाणा, पंजाब में जो किसान हैं, किसानों के मोबाइल नंबर रजिस्टर हैं गवर्नमेंट के पास, और जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई हैवी रेनफॉल या लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म आने वाले हैं, तो वो किसानों के मोबाइल फ़ोन पे मैसेज कर देते हैं, उन्हें अलर्ट कर देते हैं।
उसके बाद आपने देखा होगा स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोग्राम में, लाइक दूरदर्शन का एक आता है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आपने देखा होगा किसानों को नई नई जानकारी दी जा रही है कि किस टाइप के सीड्स लेने चाहिए, उन्हें किस तरह ग्रो करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बताया जा रहा है किसानों को, ताकि वो अपना जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अपडेट कर सके, क्योंकि अपडेट रहेंगे तभी तो बेटर प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, लाइक रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम काफ़ी रन किए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फार्मर्स मतलब पे एक तरह से ये सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचे मिडल मैन के। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ऊपर भी देखे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और रिफॉर्म्स में। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है और इसे पढ़ना थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, बड़ा कंक्रीट सी चीज़ें हैं। ये 2-3 चीज़ क्लियर कर लेना, आपको काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ भूदान, ग्रामदान। इससे पहले ये टॉपिक शुरू करें, हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाएं, एक छोटी स्टोरी ये है। महात्मा गांधी डिक्लेयर विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है विनोबा भावे एज स्पिरिचुअल हायर। इसका मतलब है स्पिरिचुअल हायर क्या था? हायर क्या यानी वंशज। महात्मा गांधी ने कहा विनोबा भावे मेरा जो बेसिकली जो महात्मा गांधी की जो प्रीचिंग्स थी, जो उनके व्यूज़ थे, विनोबा भावे ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है। और एक्चुअली हुआ ये था, मैं थोड़ी सी स्टोरी रिलेटेड है इससे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली हम लोगों को, तो महात्मा गांधी तो आई थिंक वो चले गए थे दुनिया से। और आपका विनोबा भावे ही एक थे जो उनके जो प्रीचिंग्स थे, उनके आइडियाज़ उसको सर्कुलेट कर रहे थे पूरे इंडिया में। तो जब मैं भारत में घूम रहे थे, तो एक जगह उन्होंने पंचपल्ली में आई थिंक, अपनी आंध्र आंध्र प्रदेश में, और अपनी एक मीटिंग कर रहे थे। तो सडनली कुछ जो ग्रामीण थे, जो गरीब किसान थे, वो उनके पास आए और उनसे कहने लगे कि चलो देश तो आज़ाद हो गया है, अच्छी बात है, बट हमारी कंडीशन तो आज भी वही है जो अंग्रेज़ों के टाइम पे थी। हमारे पास ना ज़मीन है, ना हमारे पास पैसा है, ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें, हम अपना खुद डिपेंड हो सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो अभी हम ये देखते हैं उसके बाद हुआ क्या, और विनोद ओबामा ने वो जो सिचुएशन थी वो कैसे टैकल की। ओके, ये देख लिया हमने। विनोद भावे स्पिरिचुअल हेयर थे आपके गांधी जी के, वन ऑफ द फोर मस्ट सत्याग्रही। ही वाज वन ऑफ द गांधी जी का कॉन्सेप्ट ग्राम स्वराज। अब ग्राम स्वराज क्या है? स्वराज का मतलब है इंडिपेंडेंस, ग्राम स्वराज मतलब गांधी जी का ये मानना था, ये उनके व्यूज़ थे कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो टॉप मोस्ट लेवल से आपका ग्राउंड लेवल तक नहीं होना चाहिए। ये रिवर्स होना चाहिए कि आपका जो ग्राउंड लेवल है, यानी जो आपका सबसे लास्ट यूनिट है, जैसा कि हमने सिविक्स में पढ़ा है, जो कि आपका विलेज है, जो आपका गांव है, एक वो लास्ट यूनिट है। जो आपका डेवलपमेंट है वहाँ से शुरू होना चाहिए, और फिर आपका ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर सिटीज़ तक आपका डेवलपमेंट जाना चाहिए। इसका मतलब जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का प्रोसेस है वो डाउनवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, गांव से शहर की तरफ होना चाहिए। तो ग्राम स्वराज यही था कि ग्राम ग्राम में इतना डेवलपमेंट हो कि गांव अपना खुद स्वराज ले सके, यानी खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सके, उसे भी आज़ादी मिले, उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ग्राम स्वराज ये था। आफ्टर दैट विनोद भावे ने एक्चुअली क्या किया, एक पद यात्रा की, मतलब पैदल चलकर गए गांधी जी के जो मैसेज थे उनको पूरी कंट्री में फैलाने के लिए। व्हेन ही वाज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट पोंचुपल्ली इन आंध्र प्रदेश, जैसे कि हमने बात की है, सम पुअर लैंडलेस विलेजर डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। जैसे कि हम देख चुके हैं, कुछ गरीब किसान उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हमें अपनी वेलबींग, खुद की डेवलपमेंट के लिए, खाने पीने के लिए, भाई हमें भी ज़मीन चाहिए। ठीक है। Vinod Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. विनोद भावे ने ये कहा, सडनली मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रोमिस यू कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा ताकि आपको कुछ एक लैंड आपको दे दी जाए और आप सब मिलकर उस पर फार्मिंग कर सके, ताकि आपका जो सब्सिस्टेंस है वो चल पाए ना। एक
इम्पोर्टेंट नाम आने वाला है, वो आपको ध्यान रखना है। 3 नाम आप देख चुके हैं, गांधी जी, उसके बाद विनोबा भावे और जो तीसरा नाम आने वाला है वो है आपका रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी सडनली खड़े हो जाते हैं बात सुन के और ऑफर करते हैं 80 एकर्स ऑफ लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र रेड्डी 80 एकर्स ऑफ लैंड दे देते हैं गरीब किसानों के लिए, ताकि वो अपना खुद का सब्सिस्टेंस कर सके, और यही कहलाया आपका भूदान। भूदान एक्चुअली टू डिफरेंट वर्ड एक साथ यूज किए, भू प्लस दान, यानी भू का मतलब है लैंड, दान का मतलब है डिवोट कर देना। तो जब रामचंद्र रेड्डी ने अपनी जो 80 एकड़ की जो लैंड थी वो गरीब किसानों को डोनेट कर दी, तो वही कहलाया है आपका भूदान। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, तो आप ये इंसिडेंट लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में किस तरह आपका भूदान कॉन्सेप्ट आ गया था। लेटर he traveled and introduced his ideas widely over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. It was known as ग्रामदान। ये सेकंड वर्ड बात आ गया, भूदान हम देख चुके हैं, ग्रामदान अब देखने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी 5 ईयर प्लान के अंदर कि अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर कैसे हो सकता है। जिन जमींदार के पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है, जो उन्होंने गरीब किसानों से ली हुई है, जमींदार के पास, जमींदार वर्ड ही वहाँ से है जिसके पास बहुत सारी लैंड हो, और जो उन्होंने एनेक्स की है, एक तरह से छीनी है, क्योंकि कई किसान लोग अपना कर्ज वापस नहीं कर पाए थे, तो उस तरह की लैंड गवर्नमेंट ने जमींदारों से वापस लेने की बात की। तो इस तरह जब क्या होता था, किसानों के पास बहुत सारी लैंड हो जाती थी। हाँ, एक मान लो किसी के पास 50% किसी गांव की ज़मीन हो गई, तो एक तरह से वो उस गांव का मालिक भी हो गया। तो कुछ ज़मींदारों ने क्या किया, कुछ ज़मींदारों ने वो जो लैंड थी वो भी डिवोट कर दी, और पूरा का पूरा जो गांव था एक तरह से दान में दे दिया गरीब किसानों के लिए, ताकि वो उस पे एग्रीकल्चर करके अपना सब्सिस्टेंस चला सके। तो जो वो गांव दान किए गए वो ही कहलाए आपके ग्रामदान। ग्राम का मतलब है आपका गांव, और दान का मतलब है डिवोट करना। तो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जब जमीन आपने मतलब अगर दान की तो वो आपका भूदान कहलाया, और जब आपका गांव यानी विलेज दान किया गया वो कहलाया आपका ग्राम दान। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट एक जो फैक्टर है वो ये है, दिस Bhudan Gramdan movement, initiated by Vinoda Bhave, is also known as Bloodless Revolution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये आपका आ सकता है 3 to 5 मार्क्स में। अब इसे देख लेते हैं, ब्लडलेस रिवोल्यूशन किस तरह है ये। अब विनोदा भावे ने क्या किया, आपका ये उन्हें कॉन्सेप्ट मिल गया ग्रामदान भूदान का। गरीब किसानों के पास जब अपनी ज़मीन नहीं है, और वो अपनी ज़मीन पाने के लिए, क्योंकि देश आज़ाद हो गया है, और जितनी भी जो ज़मीनें हड़पी गई थी ज़मींदारों के द्वारा वो अंग्रेज़ों के टाइम पे थी। अब जब नया हिंदुस्तान जन्म ले चुका था, इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, तो क्या ग्रामों ने भी कुछ स्टेप लिए कि हम अपनी ज़मीन वापस ले सकें। जब आप अपनी ज़मीन फोर्सफुली वापस लोगे तो वो डेफिनेटली ब्लड रेवोल्यूशन होगा, उसमें काफ़ी रक्तपात होगा, उसमें खून बहाया जाएगा, काफ़ी लड़ाई मारधाड़ होगी। लेकिन गांधी जी के कॉन्सेप्ट ये नहीं थे। गांधी जी वाज बिलीव कि केवल आपका जो सक्सेस मिल सकती है वो आपकी पीसफुल नेचर से मिल सकती है। आप मतलब सत्य का पालन करें, आप अहिंसा का पालन करें। आप अहिंसा का पालन करोगे तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, और आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। और विनोद भावे ने भी वही कॉन्सेप्ट दोहराया, और उनकी प्रीचिंग के लिए उन्होंने भूदान ग्रामदान का कॉन्सेप्ट मिला। तो इस तरह क्या हुआ, भूदान और ग्रामदान से जो किसान कभी एक रिवोल्यूशन करने वाले थे, ब्लडी रिवोल्यूशन करने वाले थे, उनको आसानी से उनकी ज़मीनें मिल गई, और वो ही कहलाया आपका ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्योंकि इस तरह के रेवोल्यूशन में जिसमें ज़मीन वापस किसानों को मिली, किसी भी तरह का रक्तपात या खून नहीं बहाया गया, वही कहलाया है आपका ब्लडलेस रिवोल्यूशन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक काम करते हैं, आप ये जो बेसिकली 2 टॉपिक आज डिस्कस किए हैं आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, और जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स या जो टर्म बताई हैं आप उनको अपनी कॉपी में एक्सप्लेन करना खुद के वर्ड्स में। इससे क्या होगा, आपकी भी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी डेवलप होंगी, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आपको अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।